दोस्तों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। वक्फ संशोधन बिल मौजूदा वक्फ एक्ट के विवादित प्रावधानों को संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वक्फ एक्ट में इससे पहले भी कई बार संशोधन हो चुके हैं और यह चौथा संशोधन है। उन्हीं संशोधनों को दुरुस्त करने के लिए जिनमें सबसे ज्यादा विवादित 2013 का संशोधन है, जिसे कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने मुसलमानों के दबाव में लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले लाया था पार्लियामेंट में। इस संशोधन के जरिए वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए गए थे। वक्फ किसी भी जमीन पर, किसी की भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता था और उसकी अपील भी वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं और सुनी नहीं जा सकती थी। दूसरी भाषा में कहें तो खुदा के लिए जमीन जमा करते करते वक्फ बोर्ड ने पूरी कायनात की जमीन का खुदा बनने की शक्ति इस संशोधन ने प्रदान कर दी। इस शक्ति के जरिए वक्फ बोर्ड ने केवल गरीब मुसलमानों की ही जमीन नहीं हड़पी, बल्कि गरीब, अमीर, सरकारी, गैर सरकारी, हिंदू, सिख, ईसाई सभी की जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। आज वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, वह भी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से हथियाई हुई। वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद है। वक्फ बोर्ड के जरिए किए जा रहे इसी लैंड जिहाद को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, जिसे संयुक्त संसदीय समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है और अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के लिए तैयार कर दिया गया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार के पास इसे पास करवाने के लिए पर्याप्त नंबर है और कानून भी बनेगा, क्योंकि यह सिर्फ पास ही नहीं होगा, पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद से यह कानून बन जाएगा। विपक्ष को इसी का डर सताने लगा है। दरअसल बिल का विरोध कर रहे विपक्ष के कुछ नेता भी इस संशोधन के समर्थन में हैं। ऑफ द कैमरा वे बोल रहे हैं कि संशोधन बिल्कुल सही है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वे प्रत्यक्ष तौर पर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो जाएगा? क्या संशोधन पर विपक्ष की आपत्ति खोखली है? क्या मुस्लिम संगठन भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर एकमत नहीं है? क्या संशोधन के बाद वक्फ का हथियार जो है, संशोधन के बाद वो जो हथियाई गई जमीन है वक्फ की, वो क्या ओरिजिनल जो मालिक है उसको ट्रांसफर हो जाएगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद वक्फ बिल जो है, जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन के विरोध में जो जंतर मंतर पर कल लोगों ने धरना दिया, लोगों ने प्रदर्शन किया, उसे कवर करने के लिए जब सुदर्शन की टीम गई थी तो वहां पर क्या हुआ, किस तरीके की बातें हुई, किस तरीके की बातें लोगों ने कही, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद चर्चा करेंगे मेहमानों से परिचय के बाद। केवल पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि जेपीसी की कमेटी में भी विरोध हुआ था और घनघोर विरोध हुआ था और इसका विरोध अभी भी जारी है। कल जंतर मंतर पर कुछ लोग जो है वहां आए थे और उन्होंने वक्फ बिल का, अमेंडमेंट बिल का जो है विरोध किया। जब विरोध को कवर करने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची, सुदर्शन की टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा और क्या सवाल किए और क्या जवाब दिया उन्होंने, एक बार आपको सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक बार दिखाइए। नाम क्या हुआ आपका? बोलने को मना करा। बोलने को मना किया है? मोहम्मद शहबाज। कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पर क्या आपका क्या मांगे, क्या आप लोगों की? वो हजरत जी बताएंगे वहाँ। आपको नहीं पता? तो मतलब आप लोगों को खड़ा कर दिया बस? खड़ा नहीं किया, पता है। ये तो आप लोग भी तो आए हैं ना उनके। आप नफरत बहुत फैला रहे हैं, आपका चैनल बहुत हिंदू मुसलमान करता है, वो बंद करें। कहाँ फैला रहा है? कुछ सबूत आपके पास? सबूत आपके इतना सबूत किसी का नहीं है। वो बिंदास चैनल आप ही के, वो इसी यही पे है ना। इसके ज्यादा नफरती चैनल कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। कहाँ नफरत, कब नफरत फैलाया? हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, नफरत है इसमें? ये कैसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप? अरे हम तो भाई, सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला सुदर्शन, हिंदू मुसलमान करने वाला सुदर्शन। राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो नफरत हो गया। सुदर्शन, नफरत फैलाने वाला सुदर्शन, मुसलमानों को गालियां देने वाला सुदर्शन, मुसलमानों को बुरा कहने वाला सुदर्शन। कब कहा कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं? कब गाली दी आपको? कुछ सबूत है आपके पास? कोई वीडियो है आपके पास जो कहा कि मुसलमान बुरे हैं? कोई सबूत है आपके पास? अरे यार वो है ना, सुदर्शन बिंदास चैनल पे रोजाना गालियां बकते हो। ऊपर कर दो इसको ऊपर कर दो। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड
जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। 1967 में श्यामलात दे को वक्फ बोर्ड को दे दिया है और भी बहुत सारी ऐसी जमीन होगी जो श्यामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया होगा। ये कमेटी इसीलिए हमने बनाई है, पूरे प्रदेश की जांच करेंगे। ऐसी जल्दी ही इसका हमने कहा अभी बैठेंगे, इसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है, बिल्कुल टाइमली इसको कराएंगे। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली। सबके अपने अपने बयान है, सबके अपने अपने तर्क है और सबका अपना अपना विरोध करने का तरीका भी है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा अमितोष पारिक है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुमताज़ आलम रिजवी जो है वो मुस्लिम स्कॉलर है और वरिष्ठ पत्रकार है, फैयाज अली काज़मी ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी जो है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में फैयाज अली काज़मी साहब से करना चाहूँगा। अगर काज़मी साहब आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं जानना चाहूँगा कि यह जो इतने विमर्श के बाद, इतनी बैठकों के बाद, इतने लोगों से बातचीत, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मुझे लगता है कि जेपीसी में सबसे लंबा अगर विमर्श किसी मुद्दे पे हुआ है तो ये वक्फ संशोधन बिल पे हुआ है। 6 महीने तक जो जगदम्बिका पाल जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने सबसे विमर्श किया। विमर्श करने के बाद एक रिपोर्ट दी है और अब फिर उस रिपोर्ट का भी विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संशोधन जो है वो गलत है। आपको क्यों ये लग रहा है कि ये संशोधन गलत है? जो असीमित अधिकार 2013 में संशोधन के जरिए दिए गए थे वो सही है, क्यों आपको लगता है ऐसा? वक्त पर वक्फ बिल का अमेंडमेंट होता आया है। हाँ, 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में हुआ। वक्फ बिल का अमेंडमेंट जो हुआ वो एक कुश्ती और वोट की राजनीति में हुआ। वो एक वोट बैंक को देखते हुए हुआ और उसमें बहुत सा तूती था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बहुत शिकायत जाने लगी, पूरे देश से मुसलमानों की शिकायत जाने लगी। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहारी से कम भी तो उनके पास 1200-1300 लेटर गया प्रधानमंत्री के पास कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन को कहता है कि ये वक्फ की है, इसमें सुधार होना चाहिए। ये सारी हालात देखते हुए ये अमेंडमेंट बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया गया है। शायद इसको बताने में या लोग को समझाने में वैसी जी किस गाइड कर रहे हैं, इससे मुसलमानों का भला होगा और जो उनका यतीम खाना है, मदरसा है, उसको वक्फ बोर्ड के हॉस्पिटल को पैसा जाएगा। अभी वो पैसा लैंड माफिया में जा रहा है, औने पौने लीज हो रहा है, किसी की भी जमीन कह दिया कि वक्फ की है। हालांकि आप ताजुब कीजिएगा, बिहार गवर्नमेंट की जमीन 1950 के गैजेट में है। बिल्कुल 1950 के गैजेट में है, 1952 में भी आया है। ये जमीन बिहार गवर्नमेंट की है और शिया वक्फ बोर्ड इसको क्लेम करता है कि ये मेरी है। अब पेपर में नोटिस दे देता है कि देखिए साहब, और इसी जमीन पर मेरिन ड्राइव पटना बना हुआ है, बोर्ड लगा दिया कि मेरी है। ना आज तक कोई कागज दिया, ना बिहार गवर्नमेंट को कोई पर्चा दिया, सबको नोटिस थमा दिया, बोर्ड लगा दिया दिस इज वक्फ लैंड। तो ऐसे चलेगा नहीं। अमेंडमेंट जरूरी है, पारदर्शी जरूरी है। एक गवर्नमेंट का डीएम कोई भी इसके लिए होना जरूरी है जो मॉनिटर करे। वक्फ बोर्ड में अभी मॉनिटरिंग नहीं है, जो वक्फ बोर्ड का मेंबर चाहता है वो करता है सर। बिल्कुल, वो तो है जो कि आपकी कहीं अपील ही नहीं हो सकती। अब तो इसमें वही संशोधन, उन्हीं सब चीज़ों को जो है दुरुस्त किया गया है इसमें। और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ओवैसी है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। मैंने इसीलिए जो फैयाज अली काज़मी साहब से जो है चर्चा की शुरुआत की है, अशोक यादव जी, ताकि आप लोग समझ सकें कि धर्मेंद्र यादव हो चाहे अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि नहीं ये बिल जो है गड़बड़ है, जबरदस्ती वक्फ के अधिकारों में
सरकार जो है घुसपैठ कर रही है और मुसलमानों के पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ तो है नहीं भाई वक्त, तो क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? क्या आधार है आपके विरोध का? वक्फ बोर्ड कोई ऑटोनोमस संस्था नहीं है, ये सरकार की संस्था है और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी संस्था है, पूर्ण रूप से सरकारी संस्था है। बिल्कुल। और जो भाजपा एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया गैंग है। अगर भूमाफिया गैंग देखना हो ना मुकेश जी, आप अयोध्या में चलिए, भगवान राम की नगरी में जिस तरह से भूमाफिया गैंग वहां पे योगी सरकार के इशारे पर अयोध्या में जमीनों को कब्जा किया है, किसी की हिम्मत नहीं कि बोल दे। देखिए आरएसएस का एजेंडा है, आप तो बोल रहे हैं सर, आप तो बोल रहे हैं ना, है 80-20 करें। नहीं, हम तो बोलेंगे, हम तो विपक्ष के नाते, जनता ने हमें मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने का, तो हम बोलेंगे। देखिए जनता की बात आप करिए, जनता भी के मन में भी ये बात है कि 80-20 करने के एजेंडे के तहत वक्फ बोर्ड, औरंगजेब और कांवड़ यात्रा, न जाने क्या क्या चीजें, ये आज का एजेंडा नहीं है। हम भी यही बात कह रहे हैं सर कि 80-20 करने के लिए नहीं, ये तो मुसलमानों की तुष्टिकरण के लिए 2013 का संशोधन लाया गया था। ये जब से आरएसएस का गठन हुआ है तब से लेकर के आप 1925 से लेकर के आज तक सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम 80-20। आप देखिए इस पे छोड़ दीजिए अशोक जी, इस पे छोड़ दीजिए। 20 सेकंड में चलूंगा, 20 आप इनको सेकंड। आजादी का आंदोलन जब चल रहा था मुकेश 2013 के बाद पूरा पटना वक्फ कैसे हो की गया? भूमिका क्या थी? पूरा प्रेजर रोड वक्फ, पूरा एक काजमी साहब मैं आ जाऊंगा आपके अशफाक उल्लाह इसको खान, जानकारी होना चाहिए कि सरदार भगत सिंह, मैं काजमी साहब मैं आऊंगा आपके पास। सावरकर अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। अरे भाई साहब, उस पे चर्चा नहीं हो रहा है, क्यों उस पे बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जमीन पे अगर दावा कर दे, 80-20 करने का वक्फ पे अगर दावा कर दे कि अशोक यादव का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे आप? देखिए मुकेश जी, फिर मैं कहूंगा ये फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल इसका उदाहरण तो अभी काजमी साहब ने दे दिया, काजमी साहब ने अभी दे दिया, ऑन पेपर उदाहरण दे दिया उन्होंने। जो मैरिन ड्राइव जो पटना का बना हुआ है उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया उसने, जबकि वो जो है सरकार के गजट में है, 50 के गजट में है, वो सरकार की जमीन है, लेकिन घोषित कर दिया उसे। मुकेश जी आपको पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के आदेश के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले खिलाफ अगर हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं रहता तो मुकदमे कैसे पेंडिंग रहते? आप ये सब बातें न करिए। ये बात मैंने नहीं कहा आपको इसके खिलाफ, पहले आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सामान्य मुकदमा, जमीन का मुकदमा जो है वो तो आप सिविल में जा सकते हैं, उसके बाद जो है रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं जा सकते ना। आप पहले ट्रिब्यूनल में जाकर के साबित कीजिए, फिर आप जाइए। ठीक है, मैं आपको एक बार मैं अमितोष, चूंकि लॉयर भी है अमितोष, तो मैं एक बार अमितोष जी के पास जाता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और लॉयर भी है। जरा आप बताएं अमितोष जी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भगवान जैन को मैंडेट किसने दिया और कौन से मैंडेट में यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो आप वक्फ के अंदर में जो मैटर्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो मैटर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। वो टाइटल सूट डिस्प्यूट क्रिएट करके अपील नहीं हुई है, दे आर नॉट अपीलेट जुरिसडिक्शन। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई है क्योंकि सेक्शन 3 की वक्फ डीड की फुलफिलमेंट वाकिफ की वह फुलफिल नहीं हो रही थी। अगर सेक्शन 6 में हो रही होती तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता, और जब वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा जाते हो तो आप पीआईएल में जाओगे जो अपीलेट जुरिसडिक्शन नहीं है। इसीलिए वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर मैं आपको बताता हूं केसेस कितने पेंडिंग है। 4000 पेंडिंग केसेस है, 40,951, जिसमें मुसलमान के केसेस है 9,942। मतलब आप सर्वे जो कमिश्नर सर्वे करेगा उसको आप पार्टी नहीं बना सकते। आप सच्चर कमेटी 2006 को तो मान लीजिए भाई, उसमें लिखा था नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो भी बॉडी होनी चाहिए, सीडब्ल्यूसी और एससीडब्ल्यूसी के अंदर में वुमेन आनी चाहिए, आप उसको भी नहीं मानेंगे भाई। पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम को हटा के 2013 में आप कर देते हैं भाई एनी पर्सन, और आप बोलेंगे हिंदू कैसे आ जाएगा वक्फ के अंदर में? तो मेरे को लगता है कि इनको पहले सेक्शंस, वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट्स, इस सब जान के फिर डिबेट पे बैठना चाहिए। ठीक है अशोक जी, समझ में आ गया आप? ठीक है, मैं आपके पास एक बार मैं आऊंगा, एक बार मैं विदु जी के पास जाना चाहता हूं। विदु जी, क्या लगता है दोनों सदनों से पास हो जाएगा ये बिल विरोध के बावजूद? आपकी आवाज नहीं आ रही विदु जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मेरी तरफ से अनम्यूटेड है। अब आ रही है जी। मुकेश जी, सबसे व्यापक चर्चाएं जो हो सकती थी जेपीसी में वो हुई है। मुझे नहीं याद आता कि कौन सी ऐसी जेपीसी है जो इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी डेलिब्रेशन करने के बाद 15 प्रदेशों की, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को भी बीच में, उनके सुझावों को भी लिया, उन्होंने जो सुझाव दिए वो लिखित में लिए हुए हैं। बिल्कुल। और वो जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट का पार्ट भी है। बल्कि इसके अलावा
असंख्य जो है संस्थाओं को लिया गया। इतने लंबे समय तक जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी ने जितने और उनके सारे सदस्यों ने जितना लंबा एक्सरसाइज जो की है, मुझे नहीं लगता कि कोई जेपीसी इतने सारे लोगों से, कोई आज तक जितनी जेपीसी बनी है, किसी एक जेपीसी ने इतने सारे लोगों से चर्चा कभी की होगी किसी एक विषय पर। अगर है तो मुझे करेक्ट कर देंगे अशोक यादव जी, अगर उनको कोई ऐसा ध्यान आता हो तो। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, वही रटी रटाई बात। इस इतने सारे लोकतांत्रिक एक्सरसाइज के बाद आकर क्या कह देना, कहां कोई बात नहीं कहने के लिए। वही विषय जो कि कौवा कान ले गया, बार बार वही इनका कौवा कान ले जाता है बार बार। ये कान को नहीं देखते, बार बार कौवे के पीछे भाग पड़ते हैं। इनके कौवा कान वाला विषय खत्म ही नहीं हो रहा है। सीएए के दौरान जो है ये कह रहे थे कौवा कान ले गया, किस प्रकार से अब भी उसी तर्ज पर खड़े हैं। कहते हैं कि खून देने की जरूरत होगी तो खून दे देंगे। बिल्कुल। अरे भाई, क्यों खून देने की जरूरत होगी? क्या इस देश के क्रांतिकारियों ने, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपना जान और प्राण देकर, अपना सर्वस्व बलिदान देकर जो हिंदुस्तान को, भारत को आजाद करवाया, वो इसलिए दिया था कि आप यहां पर हिंदुस्तान की सड़कों पर खून बहाएं, हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। मुकेश जी, समझना पड़ेगा विषय क्या है। विषय यह है कि हिंदुस्तान का 1950 में हम अडॉप्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसमें वक्फ की कोई जगह नहीं है। बड़ी डेलिब्रेशन होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की बहस है, उसमें वक्फ पर कोई चर्चा नहीं है। ये जब अंबेडकर जी जो हैं, जब पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं रह जाते, उसके बाद जाकर ये अपने एक वक्फ कानून बनाते हैं। दूसरा, जब भारत चीन से हार जाता है, जब भारत के अंदर नेहरू जी का और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल बुरा हाल हो चुका होता है, उस माहौल के अंदर, उस माहौल को डिवाइड करने के लिए 1964-65 में एक संशोधन ले आते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चलता है। राम जन्मभूमि में सारा देश जो है उनके साथ, अभी ये तो बदतमीजी कर रहे थे, खैर मैं टोकना चाहता था लेकिन टोका नहीं मैंने, ये जिस प्रकार से बात कह रहे थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जो है, जब पूरे देश का माहौल जब एक तरफा जो है, जो कांग्रेस के फ्रॉड सेकुलरिज्म को पकड़ता हुआ दिखा, उसके बाद एक जो है वक्फ में संशोधन कर दिया। फिर जब सारा देश जानता था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के दौरान जब दिखा कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में नहीं रह सकती, तब जो आकर 2012-13 में एक और आंदोलन एक और संशोधन कर दिया। कुल मिलाकर विषय समझना है मुकेश जी, विषय ये पॉलिटिकल है, ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। एक छोटी सी चीज इनको बता दूं, इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड जो है वो सरकारी होते हैं। साहब, वक्फ बोर्डों की बात नहीं हो रही, वक्फ एक्ट की बात हो रही है। वक्फ एक्ट जो है, जो कि पूरी तरीके से एक बायस्ड कानून बना हुआ है, जो हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ाता है। किस प्रकार से हमारा जो नेचुरल जस्टिस पर जो राइट है, उस राइट को डेवस्टेट करता है, उसका विषय है। और अंत में ये बात कहना चाहूंगा अशोक यादव जी को। अशोक यादव जी, आपने कहा कि अयोध्या में भूमाफिया गैंग ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर यही बात आप किसी अगर दूसरे आपके जो फेवरेट, जिनके आप आजकल हिमायती बन रहे हैं, उस मजहब के बारे में कहते, अब तक सर तन से जुदा की यहाँ पर अपील चल पड़ी होती। और ये इतनी लिबर्टी हमारे 2013 के वक्फ संशोधन बिल के हिसाब से तो राम मंदिर पे भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते। ये तो उसके हिसाब से कह रहे हैं भाई, कभी इन्होंने खुले तौर पर यहाँ पर कहा जो फोटो, इन्होंने मुकेश जी आपके शो पर खुले तौर पर यह बात कही कि जो हमने वर्षों नहीं, दशकों नहीं, सदियों के मुकदमों के बाद जो हमने श्री राम जन्मभूमि को पाया, वहां पर भव्य राम मंदिर बनाया, ये कहते वो राम जन्मभूमि जो है वो भूमाफियाओं के हाथ में चली गई है। इससे बड़ी जो है, इससे बड़ी निंदनजनक बात क्या हो सकती है? पार्टी का प्रवक्ता ये बात कह रहा है। ठीक, अशोक जी बताइए। मुकेश जी, देखिए समस्या ये है कि ये लोग समझना नहीं चाहते। मैंने कहा अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि जहां पे है, माझा जमथरा गांव है अयोध्या में, उस माझा जमथरा गांव में सेना के लिए फील्ड फायरिंग आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट के तहत सेना के लिए जमीनों का आवंटन हुआ था। उन जमीनों पर भाजपाइयों ने कब्जा किया, भाजपा के नेताओं ने उस जमीनों को अवैध तरीके से लिखाई, भाजपा के अधिकारियों ने इस जमीनों को अवैध तरीके से लिखाई। इस बात को मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग से साबित कर रहा हूं। तो जिनकी वो जमीन थी, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। ये कोई वक्फ की जमीन तो थी नहीं कि आप अपील नहीं कर सकते हैं।
कौवा कान नहीं ले गया विदु जी, कौवा इस देश का लोकतंत्र ले गया, कौवा चुनाव आयोग की शक्तियां छीन ले गया, कौवा इस देश के पीडीए के नौकरियों आरक्षण को छीन ले गया। लेकिन इस कौवे के पास जो निगेटिव शक्तियां हैं ना, इस कौवे की निगेटिव शक्तियां देश की जनता ने 240 तक सीमित कर दिया। इस कौवा जो उत्तर प्रदेश का है, इसको 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भगा देगी, क्योंकि यही कौवा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला घोटाला किया और इसी कौवा ने पीडीए समाज के लोगों का आरक्षण छीना। तो आप इस भ्रांति में मत रहिए, ये कौवा बहुत बलशाली है, कौवे का इलाज जनता कर देगी। अब बहुत जल्द 2027 से विदाई हो जाएगी और 2024 लोकसभा चुनाव में कौवा का इलाज भी जनता ने कर दिया 240 सीटों पर लाकर। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने जो है आरक्षण छीनने का प्रयास किया, 4%। ठीक है, मैं इसका अमितोष कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं अमितोष के साथ हमारे साथ रिजवी साहब भी जुड़ गए, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन अमितोष आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी धन्यवाद। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि अगर ये प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता पीछे साइकिल पर बैठ के थोड़ा लाइब्रेरी जाते और वहां से वक्त की किताब लेके आ जाते या फिर ढंग की किताबें ले आते, तो आज इनको ज्ञान की बातें हम सुन रहे होते। दिक्कत है कि डिविजनल कमिश्नर का स्टेटमेंट आया था कि वी हैव ऑलरेडी डी नोटिफाइड द प्रॉपर्टीज। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं। खैर, इनकी जानकारी कमी हो सकती है, आज दुरुस्त हो जाएगी। आपसे ज्यादा जानकारी है, आप बता दिए, हम तो जी आनेयर आप हैं, अशोक जी मैं आपको समय दूंगा। अशोक बहुत बड़े वकील बन रहे हैं ना, अशोक जी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अशोक जी समय दूंगा। सेना के लिए जमीनों का आवंटन कितने साल के लिए हुआ था, कब तक के लिए हुआ था? अशोक जी, झूठ की पराकाष्ठा मत परोसिए। अशोक जी, मैं बारी बारी से सबको टाइम दे रहा हूँ। अशोक जी, झूठ बोलेंगे। अशोक जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ ना, मैं आपको समय दूंगा। इनको अभी अमितोष को बोलने दीजिए। ये क्या तरीका है? अमितोष बताइए, अगर आपके पास जानकारी है, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि ये फील्ड फायरिंग आर्टिलरी सेट के लिए ठीक है, अभी आप सुन लीजिए। अब साल के लिए हुआ था, ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी, यहाँ पे फर्जी वकालत दिखा रहे हैं हमको। ठीक है, अब सुन लीजिए ना आप। अरे उनका क्लैरिफिकेशन भी तो ले लीजिए। ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ आपसे ज्यादा। अरे आप भी पढ़े लिखे वकील हैं, मुझे पता है, आप भी लॉयर हैं। अरे आप भी बहुत, अशोक यादव जी बहुत बड़े लॉयर हैं, ये भी बहुत ओपन चैलेंज। किसी भाजपा का प्रवक्ता की औकात नहीं मेरे सामने बैठ के बात कर ले। ठीक है, आप लोग अलग साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप भी लॉयर, मैं आपको कभी नहीं कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कभी कहा आपको? किसी ने नहीं कहा आपको। आप बार बार क्यों कह रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोगों को ही बिठाते हैं अपने साथ। अमितोष जी धन्यवाद। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस था, जिसमें कोर्ट ने कहा एनी क्लासिफिकेशन अंडर लॉ मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट रिजल्ट इन आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। जब भारत के संविधान में आर्टिकल 12 में स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, तो रिलीजन के आधार पे कोई कानून की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन देखिए क्या होता है, कर्नाटक के अंदर में 2012 की रिपोर्ट आती, हाफ ऑफ 54,000 एकड़ लैंड ऑफ कस्टडी वर टेकन बाय द वक्फ एंक्रोच। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 123 प्रॉपर्टी विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी थी और वापिस से दिलाई सरकार को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एमआईएम की प्रवक्ता विचलित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लगातार तरीके से एमआईएम का रोल एंक्रोचमेंट में आता है। मैं बताता हूं आंकड़े। हजरत मीर मोहम्मद दरगाह का केस आया था, एमआईएम के लीडर थे विरासत रसूल खान, एंक्रोचर पाए गए। एमएनसी ग्रेव दरगाह लैंड का केस आया था, एमआईएम के वो थे शबरुद्दीन, वो पाए गए। एमआईएम लीडर मॉर्गेज वर्क प्रॉपर्टी फॉर लोन, एमएलए का नाम था कन्वर असेंबली। मतलब ये है कि कुल मिलाकर एमआईएम के जो लोग थे वो वक्फ एंक्रोचर्स थे, और इसीलिए वक्फ के अंदर में मैटर्स बढ़ते गए। किसी भी एक्ट को खत्म नहीं करा गया, उसको संशोधन करा गया, संशोधन तो संसद कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए किया गया। तो आपत्ति इस चीज से है कि कम पढ़ के लोगों को भड़काना और अपने फायदे के लिए एंक्रोचमेंट बन के उस पर ग्रैब करना, मुझे लगता है देश की संपत्ति के साथ सबसे बड़ा न्यायोचित नहीं होगा, विरोध होगा, इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। रिजवी साहब अभी जुड़े हैं। रिजवी साहब, आप सुन रहे हैं लोगों को। मैं चाहता हूं कि ये जो संशोधन हो रहा है, क्या आप इसके पक्ष में है? क्या आपको लगता है संशोधन सही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो है, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वो सही है और मुस्लिमों के अधिकार में हनन हो रहा है, वक्फ को जो है जो अधिकार है उसके अधिकार को छीना जा रहा है, मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है? क्या ये जो वक्फ बिल आ रहा है जिसके संशोधन प्रपोज किए गए हैं, क्या वो बिल जो है राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाएगा? क्या ये कानून बन पाएगा? जो विरोध है उसमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए। रिजवी साहब, सवाल आपको मैंने पूछ लिया था, एक बार अपनी बात करें जी। देखिए, जहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल का सवाल है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह की लफ्जियात इस्तेमाल की गई, यहाँ पे बार बार ये कहा गया कि ये तो अजगर हो गया, ये तो जहां पे हाथ रख देता है वहीं पे कह देता है वक्फ लैंड है, ये लैंड माफिया हो गया है वक्फ बोर्ड। इस तरह के तमाम फजूल के जो है वो लफ्जियात यहाँ पे इस्तेमाल की गई, एतराज उस पे। दूसरी चीज ये कि जो
अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो सीधा सीधा कब्जा करना इनकी मंशा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये डर इसलिए हो रहा है कि सिर्फ वक्फ पे नहीं, किसानों की जमीन पर सरकार की नजर थी, किसानों ने जंग लड़ी और 700 के करीब किसान जो है उन्होंने अपनी शहादत दी, और तब जाकर के सरकार ने घुटने टेके और वापस कानून को लिया। 3 कृषि कानून की मैं बात कर रहा हूं जी। आज देख लीजिए आप, रेलवे की जमीन दी जा रही है, डिफेंस की जमीन दी जा रही है, और इनको औकाफ से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फ की जमीनें जो हैं वो डिफेंस और रेलवे के पास सबसे ज्यादा है। जो लोग ये बहस कर रहे हैं उनको शायद कुछ पता नहीं है। आप ये देखिए कि मुसलमानों की आबादी अगर 20 करोड़ भी मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप 25-30 करोड़ मान लीजिए, 20 करोड़ भी मान लीजिए, तो इनके लिए कब्रिस्तान भी होगा, इनके लिए मस्जिदें भी होंगी, जो शिया मुस्लिम है उनके लिए इमामबाड़े और करबलाएं भी होंगी, जो सुन्नी सूफिया के मानने वाले उनके लिए खानकाहें दरगाहें ये सब भी हैं। जोड़ लीजिए इनको सब आप, और उसके बाद बताइए कि कहां पे इजाफी, जहां पे आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं, तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको छुड़वाए। लेकिन उसके लिए ये थोड़ी है कि आप वक्फ को ही खत्म कर देंगे, वक्फ तो खुद ही ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, तो आप और तो वक्फ को खत्म कौन कर रहा है रिजवी साहब? वक्फ को खत्म कौन कर रहा है? अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये चौथा अमेंडमेंट है, 3 अमेंडमेंट पहले किए जा चुके हैं। एक मिनट, अरे मुकेश जी, एक मिनट, मुकेश जी, मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हड़प रहे हैं वक्फ को, तो इसी के लिए मजबूत कानून बनाया गया था। आप कह रहे हैं साहब ये मजबूत कानून इसलिए क्योंकि वक्फ हड़पना चाहे, उल्टा कह रहे हैं, बात इस पे तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई कब्जा कर रहा है, हाँ, मिसाल तौर पर रेलवे की जमीन पे कब्जा कर रहा है मान लीजिए कोई आदमी, तो क्या करेंगे कि रेलवे का जो कानून है उसको कमजोर करेंगे क्या और स्ट्रांग करेंगे क्या? आप बताइए। वही तो बात करें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने इसी कब्जे को रोकने के लिए संशोधन किया जा रहा है, इसी कब्जे का, ये तो नाजायज कब्जा है ना, कि जिसके सर पे हाथ रख दिया वो मेरा हो गया, जिस जमीन पे उंगली रख दी वो मेरा हो गया, उसी को तो दुरुस्त किया जा रहा है। अरे मुकेश जी, हाँ, आप बताइए वक्फ बाय यूजर, हाँ, इसको खत्म करने का कहा, आप बताइए क्या आप मजबूत कर रहे हैं? तब क्या शख्स जो है तो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से अयोध्या का मंदिर आप कहेंगे कि कभी वहां मस्जिद थी, वो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। हर एक शहर में बड़ा मैदान जो है वहां पर नहीं, वहां पर ईद के दौरान हर एक बड़े, अरे रिजवी साहब, ईद के दौरान आप लोग हर एक खाली जगह पे नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। नहीं, हम तो देखे हुए पटना में भाई, गांधी मैदान में लोग पढ़ते हैं, गांधी मैदान में लोग नमाज पढ़ते हैं। काजमी साहब बताएंगे, काजमी साहब क्या पढ़ते हैं कि नहीं है ईद के दौरान? पढ़ते हैं ना, तो पूरा गांधी मैदान आपका हो गया क्योंकि आपने कभी उसको यूज किया था। मिसाल सुन लीजिए मुकेश जी, एक मिसाल सुन लीजिए, आपने रेल में नमाज पढ़ ली ना, रेल में तो नमाज पढ़ लेंगे, बोलेंगे रेल वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। आप एरोप्लेन में पढ़ लीजिए नमाज के, वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, हमने कभी यूज कर लिया था इसको। एक मिसाल तो सुन लीजिए, एक मिसाल सुन लीजिए, बताइए। मिसाल तौर पर आपका घर है, हाँ, आपके यहाँ शादी है, हाँ, आपने रोड पे टेंट लगा दिया, तो उस पे आपका कब्जा हो गया क्या? और ये तो हमारे लिए कब्जा नहीं हुआ, लेकिन आप तो इसी को कानूनी शक्ल दे दी ना आपने इसी को कानूनी शक्ल दे दी ना, उसी को दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है, अभी आप बताइए, अभी महाकुंभ लगा तो महाकुंभ इतनी दूर तक लग गया तो कब्जा हो गया क्या? ये तो हम लोग, अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि हम कब्जा कर रहे हैं? अगर वो अरे भाई साहब, यही तो कह रहे हैं कि आप हमारे बराबर आइए, बराबरी कीजिए। इतने बड़े कुंभ क्षेत्र में कभी कोई नहीं कहता। अब आप मानते ही नहीं मानते ना, आप कहते हैं कि जहां नमाज पढ़ ली वो मेरा हो गया। 2013 का अमेंडमेंट तो यही है ना। ठीक है, विदु रावल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विदु जी जरा जवाब दीजिए इनको जी। देखिए, ये रिवर्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर साहब, रिजवी साहब। इन्होंने जो बात कही, मैं इनकी बात से, अंतिम जो इनकी बात का छोर है उससे मोटे मोटे तौर पर सहमत हूं। जैसे कुंभ के अंदर महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस जमीन को किसी ने नहीं हड़पा, ठीक ऐसे ही जो ये वक्फ बाय यूजर वाला मामला है, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई आकर नमाज पढ़ ले, उससे उसकी जमीन नहीं होती। जैसे कोई जाकर कुंभ में स्नान कर ले, ये उसकी जमीन नहीं होती। फिर ये कहते हैं कि बाहर नहीं करते, हम तो सड़कों पर। अरे बीच में नहीं ना रिजवी साहब, बीच में नहीं ना रिजवी साहब, प्लीज आ जाएंगे आपके पास। रिजवी साहब आ जाएंगे आपके पास जी। क्या पूरा सोशल मीडिया और पूरा मीडिया और पूरी डिबेट्स क्या भरी नहीं पड़ी है कि किस प्रकार से सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ लेते हैं लोग?
सड़क पर भी, तो कल को ये कहेंगे कि ये भी यूजर। अरे भाई, जो यूज करने की चीज है उसको यूज कीजिए, उस पर मालकाना हक क्यों चाहिए? ये मालकाना हक वाली आदत, जिन्ना वाली आदत क्यों नहीं जाती आप लोगों की? नहीं, मस्जिद आपको कैसे दी जा सकती है? मस्जिद रिजवी साहब बीच में बोल रहे हैं, रिजवी साहब मैं आ जाऊं, रिजवी साहब प्लीज, रिजवी साहब प्लीज। रिजवी साहब, गणेश यानी 2 बार पोवे भूखी सोवे है, हरियाणा में यूं कहें, गणेश यानी 2 बार पोवे भूखी। आप टू क्लेवर बाय हाफ निकले। आपने जो बात उठाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं, आपने खुद ये तर्क दे दिया कि वक्फ बाय यूजर किस प्रकार से पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है। आपने उदाहरणों से बता दिया। बस ये है कि साथ साथ बोलते रहे। फिर कहते हैं कि हम ओवैसी जैसों का इलाज करना चाहते हैं, अपने मंचों पर बुलाकर नफरती भाषण दिलवा कर और पीछे से अहमदुल्ला और पता नहीं क्या क्या चिल्लाकर इस प्रकार से इलाज कर रहे हैं आप लोग। कल दिल्ली के अंदर जो जिस प्रकार की भाषावली का उपयोग हुआ, शब्दावली का उपयोग जो हुआ, क्या सबने सुना नहीं है? क्या हिंदुस्तान को फिर से आप उसी अग्नि में झोंकना चाहते हैं? जिस प्रकार से जिन्ना और सैयद अहमद खान ने शुरू करते हुए जो प्रोसेस जो किया था, वो प्रोसेस क्या 1947 में खत्म नहीं हुआ था? अभी फिर से उस चैप्टर को खोलना चाहते हैं आप यकीन मानिए आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अब कांग्रेस नहीं है सत्ता में, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है आपके देश, हमारे देश का विभाजन कर गई थी। अब वो वाली स्थिति नहीं है। एक चीज का भी जवाब चाहिए, एक चीज का भी जवाब मैं अमितोष जी से चाहूंगा, और मैं कादमी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, उनके बचाऊंगा। लेकिन एक सवाल मेरा है, जब रिजवी साहब आपने कहा कि कृषि कानून को किसानों ने वापस लेने पे मजबूर कर दिया, उसके जो रीजन है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसी तरीके का आंदोलन करने, जिस तरीके से शाहीन बाग में हुआ था, सीएए के खिलाफ भी इसी तरीके से लोग बैठे थे। शाहीन बाग में आप लोगों ने 8 महीने तक लोगों का जीना दुभर कर दिया था। 8 महीने तक लोगों का जीना दुभर कर दिया था आप लोगों ने शाहीन बाग में। शाहीन बाग में महिलाओं के पीछे, महिलाओं की ओट में बैठ गए थे, बुर्का डालकर ये बैठ गए थे सभी लोग। तो उसका क्या करेंगे आप? ये हुआ था शाहीन बाग में। देखिए, ऐसा है, आंदोलन आड़ लेकर महिलाओं की आड़ लेकर बैठ गए थे। सरकार भी उसमें शामिल थी। वरना ये बताइए, धरना खत्म करने में कितनी देर लगती है? सरकार न चाहे तो धरना हो नहीं सकता, लेकिन उसमें बीजेपी को भी मजा आ रहा था। बीजेपी का भी ये जनरल डायर और इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है। उसमें काजमी साहब के पास एक बार जाऊंगा, काजमी साहब के पास एक बार जाऊंगा। काजमी साहब, क्या लगता है जो लोगों का जो विरोध है वो उस लेवल पे, जिस तरीके से सीएए का विरोध शाहीन बाग में हुआ था, पूरे देश को जाम कर दिया गया था, किसानों की जो आंदोलन था, उससे इसकी तुलना की जा रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसे एक आंदोलन का शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है। हालांकि आपको बता दें, 2013 एक अंधा कानून था, अमेंडमेंट, किसी को भी आप छू दिया वो वक्फ की जमीन है, ये फैक्ट है। मेरे भाई साहब जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, फैक्ट है। हम आपको उसका उदाहरण देते हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सैयद अली सज्जाद, इनके घर पर नोटिस आ गया कि उर्दू में बोर्ड लगा दिया वक्फ की जमीन है, और ये तुरंत प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, नीतीश जी को लेटर लिखते हैं, देखिए सामने लेटर की कॉपी मेरे राजा महमूदाबाद को लेटर लिखते हैं। उसके बाद 10 दिन में डीएम आ जाता है घर तोड़ने के लिए, तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल से इन्होंने स्टे लिया। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के घर को वक्फ बोर्ड लेना चाह रही है, जबरदस्ती है, नहीं तो आप लैंड माफिया के हाथ से एग्रीमेंट कर दीजिए 60-40 पर, हम लोग केस वापस ले लेंगे। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल से डॉक्टर सैयद अली सज्जाद ने उस केस को स्टे लिया। ये अंधा कानून अमेंडमेंट हटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं, सारे मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सरकार के अंडर में आता है सर, ये तो सबको पता है। तो सरकार अमेंडमेंट कर रही है, तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, सरकार अमेंडमेंट नहीं कर रही ना, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की, अरे रिजवी साहब, कल आपकी जमीन पे भी वक्फ कह देगा ये हमारी जमीन है, आपके घर को भी। पूरे देश को बेचने पे लगी है, क्या बात कर रहे हो आप? और बेरोजगार कर दिया भाजपा के देश को, बेरोजगार कर दिया भाजपा के सांसदों को। कान खोलकर सुन लो, कान में तेल डालकर सुन लो। जितनी जमीन लेनी थी 1947 में लगवा दिया गया है। मैं 3-4 चीजें डिमांड करता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे वीएचपी के जी विधु जी बैठे हैं भाजपा के। बताइए, गौ माता को आप क्यों नहीं दे रहे? राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए। आप जो है सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना रहे? आज के विषय पर बोलने की बजाय जिस मुद्दे पे, देखिए आप लोग स्लाटर हो,
रिजवी साहब आप कहेंगे जी कि भाई मोदी जी बताइए जी कि आप बृहस्पति पे क्यों नहीं गए, आप सूर्य पे क्यों नहीं पहुंच गए? बात हो रही वक्फ बोर्ड की, भाई संशोधन की, उस पर बात कीजिए ना। आप कहीं की बात कहीं लेके उसके लिए बात कर लेंगे, उस पर बहुत सारी। ठीक है, मैं अमितोष से पूछा, अमितोष आपको बता रहे जी। अमितोष क्या है जी, सुनिए मुकेश जी, एक निवेदन है कि एक तो होते इस्लामिक स्कॉलर और एक होते रेडिकल स्कॉलर। इस्लामिक स्कॉलर ढंगी बात करेगा जैसे फैयाज अली काजमी जी कर रहे हैं, और एक रेडिकल स्कॉलर होंगे जो सिर्फ भड़काऊ बातें करेगा। देश के अंदर में जब पूरे देश से स्लाटर हाउस खत्म किया जाए, ये भड़काऊ भाषण है। वीएचपी के आप अभी जो कह रहे हैं, आप अभी जो कह रहे हैं उसके आधार पर ये कह रहे हैं, ठीक है, पर्सनली नहीं अमितोष जी। इन्होंने तो बताया सरकार के अंदर कहते, संविधान के अंदर कहते, संविधान में 106 अमेंडमेंट हुए, तो मतलब संविधान खत्म हो गया कि नहीं? जब देश के हित में कोई भी बात होगी सरकार अमेंडमेंट लाएगी, और अमेंडमेंट उसके लाने का अधिकार भी है। तो देखिए क्या दिक्कत है, आप बाहर इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, वहां वक्फ के लिए नहीं रोएंगे, भारत में वक्फ के लिए रोएंगे। आप बाहर चले जाइए तो 1900 कन्वर्शन लॉ नहीं है, वहां पे डेथ पेनल्टी है, लेकिन भारत में कन्वर्शन लॉ आएगा तो उसको विरोध करेंगे। आप बाहर चले जाइए, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वहां फाइन लग जाता है, लेकिन भारत में सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। आप कुवैत चले जाएंगे तो वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, फाइन है, लेकिन भारत में लाउड स्पीकर लगाएंगे। हर चीज इस देश के अंदर में जो भी होगी, इसीलिए इन लोगों की वजह से आज मुसलमान हाथ में पढ़ाई की जगह पत्थर उठा रहा है, तो 5 लाख रुपए उसको दे देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाके कहा कि आप पूरे देश को क्लेम करेंगे वक्त का, तो आपको हो जाएगा कि नाम है जस्टिस अहलूवालिया, पीआईएल को खारिज करा। सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल सॉल लिमिटेड में इनकी पीआईएल खारिज की, जो वक्फ बाय यूजर ये बोल रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीए को बोला कि आपके पास अधिकार नहीं है। जोधपुर हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दे दी आपको, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिया। भड़काना करिए बंद, उनको पढ़ाइए, क्योंकि सरकार आपको कुछ पता नहीं है। आप बीएचपी के बताइए, इतने बड़े लीडर है, आपको कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं आपको, देश की नीड नहीं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। देखिए दीन इस्लाम जो है भारत में फैला कैसे, ये आप समझिए। पहले बात करिए दीन इस्लाम, और इसमें मत करिए। मैं बात कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय, मैं कह रहा हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए आप। अरे आप मान लीजिएगा तो वो हो जाएगा दर्जा ना, आप मान लीजिए जो वो राष्ट्रीय पशु है, इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग तो मानते ही हैं, सरकार दर्जा दे या ना दे, आप भी मानिए, अपने समुदाय से भी कहिए कि वो भी माने, हो जाएगा राष्ट्रीय पशु, इसमें क्या है? ठीक है, विदु रावल जी, और समय की कमी है विदु जी के पास। मैं सभी अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं, हमें जितनी जमीन भारत की देनी थी हम 1947 से पहले दे चुके हैं। भारत की प्रत्येक इंच जमीन जो है भारतीयों की है। भारत की प्रत्येक इंच जमीन अमरनाथ की है, सोमनाथ की है, विश्वनाथ की है। कोई जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की गंदी नियत ना रखे। और खुद यहाँ पर मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहने वाले ने कहा कि उन्हें केवल अल्फाजों से दिक्कत है, मजमून से दिक्कत नहीं है। तो आमतौर पर कुतर्क करने पे उतर आते हैं जो आज भी कभी गौ माता पर जा रहे हैं, कभी कहीं और भाग रहे हैं, कभी संस्कृत पढ़ाने। जब आप तर्क कमजोर, अशोक यादव जी बहुत देर से चुप बैठे हैं, बहुत देर से अशोक यादव जी चुप बैठे हैं, हमारे पास समय की कमी में आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। अशोक यादव जी, क्या आपको लगता है इतना सब सुनने के बाद भी आप विरोध करते रहेंगे इसका? नहीं, देखिए मुकेश जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, विभाजन की बात किए, राष्ट्र प्रेम की बात की, मैं तो बड़ा आश्चर्य था, ये विभाजन की बात कब से करने लगे? अरे ये तो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि जब मुस्लिम लीग लिख रही थी 1942 में, ये लोग मिलकर सरकार बनाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर आपने प्रोग्राम के अंत में नए प्रोग्राम की नींव रख दी। ये चले राष्ट्र की बात करने, राष्ट्र की विभाजन करने वालों से। चलो ठीक है सर, आपने बोल लिया। मैं 10 सेकंड में विदु जी को चाहूंगा वो जवाब दें, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। विदु जी, जब तर्क कमजोर होता है तो इधर उधर की बात की जाती है। ये लोग इधर उधर की बात इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं है। और सैयद अहमद खान ने 1878 में इसको नींव को रख दिया था। 1916 में लखनऊ पैक्ट की बात हो, चाहे 1944 की जो है गांधी जिन्ना टॉक्स हो, इन्हें पता करना चाहिए एक बार जो है भारत के विभाजन की। ठीक है सर, हमें बार मैं रोकना पड़ेगा, मुझे क्षमा मांगते हुए आप लोगों को रोकना पड़ेगा। मुझे वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। अमितोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, अशोक यादव जी आपका, रिजवी साहब आपका, और हमारे साथ मुमताज आलम जी जुड़े थे, उसका भी बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। अब इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो बिल है, जिस पे संशोधन बिल पे जो विरोध है, वो विरोध जारी है। हालांकि इस विरोध के बावजूद जो है ये बिल जो है दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में पास भी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, और 2013 का जो अमेंडमेंट है वो इससे साफ हो जाएगा और
इसके बाद जो है जिस तरीके से ज़मीन कब्जाने की सरकारी कोशिश वक्फ के जरिए होती थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और वैसे लोग जो वक्फ के तहत जिनकी ज़मीन कब्जा ले ली गई है वो ज़मीन उन्हें फिर से वापस भी मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।